हमारे साथ स्टूडियो में इस वक्त संजीव कौशिक जी मौजूद हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। नीति शर्मा जी भी राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर इस वक्त जुड़ी हुई हैं। नीति जी, आप ही के साथ शुरुआत करते हुए, क्योंकि जो एग्जिट पोल कल आए हैं उसमें तो बीजेपी की बम बम है, लेकिन उस बम बम से पहले आज दो विधानसभा नतीजे देखने को मिल रहे हैं। एक तो अरुणाचल और दूसरा सिक्किम, और रुझान सबके सामने है। तो अरुणाचल प्रदेश तो खुशखबरी लेकर ही आ रहा है, तो अभी के रुझानों से क्या समझा जाए कि किस तरफ अरुणाचल की राजनीति जा रही है? निश्चित रूप से इसको पैन इंडिया देखने की ज़रूरत है पूर्णिमा जी, क्योंकि जो आकलन लगाए जा रहे थे पूर्व में और बहुत से चैनल्स में ऐसा लग रहा था कि कुछ अंडर करंट है, कहीं एंटी इनकम्पेंसी है, लेकिन अब जो नतीजे सामने आ रहे हैं, एग्जिट पोल्स आ रहे हैं, तो ऐसा लगता है एंटी नहीं प्रो इनकम्पेंसी है। कहीं ना कहीं विरोधी पार्टियां एकत्रित होने के बाद भी केंद्र सरकार के अगेंस्ट कोई एक ठोस नैरेटिव स्टैब्लिश नहीं कर पाई, एक ठोस नेतृत्व नहीं दे पाई हैं, और ये कहीं ना कहीं एक ड्रॉबैक रहा है जहाँ पे विपक्ष जो है गठबंधन के बाद भी अपने को स्टैब्लिश नहीं कर पाए हैं। वहीं अगर मैं चुनावों को समझूं तो ये चुनाव जितना धरा पे लड़ा गया है, उतना ही सोशल मीडिया का बहुत ज़्यादा मैंने देखा है प्रभाव इस बार वहाँ पे भी एक प्रकार से वोटर के साथ कनेक्शन बनाने का प्रयास हुआ है। उसके साथ साथ अगर आप ओवरऑल देखेंगे कि सत्ता पक्ष की मजबूत कंडीशनिंग के बाद भी, देखिए नदन पार्ट में दे आर ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग, उसको इंटैक्ट करते हुए उन्होंने सदर्न रीजन में भी उतनी ही मेहनत प्रोएक्टिवली स्टार्ट कर दी थी बिफोर द इलेक्शंस ओनली, और उसके बाद इलेक्शंस में ताबड़तोड़ 200 से ऊपर रैलियां दिग्गजों ने करी, और उसके बाद खुद प्रधानमंत्री मोदी जो स्टार प्रचारक या कहते हैं कि एकमात्र एक ब्रांड रहे हैं एनडीए के, तो उन्होंने तकरीबन 80 से ऊपर साक्षात्कार, टीवी इंटरव्यूज़, अपनी प्रेजेंस हर तरीके से दिखाई, अपना काम दिखाया, अपना काम गिनाया और उसको धरा तक पहुंचाया भी। क्योंकि देखिए जो सबसे बड़ी ताकत है बीजेपी की इन चुनावों में कंपैरेटिवली 2019 और 2014 के, कि जो लाभार्थी वर्ग है वो एक बड़ा ही स्ट्रॉन्ग फैक्टर है। उसके साथ मोदी जी का एक चीज मैं नोटिस आपका करवाना चाहूंगी, उनका डायरेक्ट कांटेक्ट एक तो यूथ और महिलाएं, जिस प्रकार से परीक्षा में चर्चा के माध्यम से यूथ, अगर 2014 में मोदी जी 12th स्टैंडर्ड के बच्चों के साथ इंटरेक्शन कर रहे हैं, तो आज 2024 में वो वोटर हैं, कहीं ना कहीं 18+ की एज से ऊपर जाके वो एक वोट बैंक क्रिएट कर रहे हैं। तो किस प्रकार से 2024 को भी साधा, तो उसका प्रयास 2014 से ही प्रारंभ कर दिया। दूसरी ताकत महिला वोटर का जो 50% जो हमारी जनसंख्या है उसका योगदान और कॉन्फिडेंस मोदी जी के साथ, इरिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि आप कैसे, जैसे देखिए पूरा विपक्ष कहीं ना कहीं या तो तुष्टीकरण की राजनीति को साधने का प्रयास करता रहा, जातिवाद में देश को बांटने का प्रयास करता रहा, हिंदू मुसलमान का कार्ड खेला गया, लेकिन जनता ने उसको अप्रिशिएट नहीं किया। जनता ने पूर्ण रूप से देखा कि लाभ किसको मिला है, काम कहाँ हुआ है, विकास कहाँ हुआ है, नैरेटिव किसका स्ट्रांग है और सॉल्यूशन किस। क्योंकि आपने लाभार्थी वर्ग की बात की, तो ये तो वाकई में देखना होगा कि 2014 की शुरुआत के बाद 2019 आते आते फिर 2024 आते आते संजीव कौशिक जी, जो लाभार्थी वर्ग है उसका बड़े स्तर पर विस्तार हुआ है, यानी कि नंबर ऑफ जो बेनिफिशियरीज हैं वो बहुत ज़्यादा बड़ी है। और अगर आप सीधे सीधे इस कैलकुलेशन को रखें कि ये नंबर ऑफ बेनिफिशियरीज वोट में कन्वर्ट हो जाते हैं तो सीधे नंबर इंक्रीज होता है। लेकिन क्योंकि नीति जी ने पैन इंडिया इसको देखने को कहा है, इसीलिए मैंने इस बात का जिक्र किया है। लेकिन पहले मैं अरुणाचल प्रदेश पर आपके पास आती हूँ संजीव कौशिक जी, और उसमें आपको जोड़ना चाहें तो जोड़िएगा, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश में भी आपको लगता है कि पैन इंडिया इम्पैक्ट है। बीजेपी जिस तरीके से 30 पर इस वक्त लीड लेती हुई नजर आ रही है, क्योंकि वहां के जो बुनियादी मुद्दे हैं वो वही है, सड़क है, विकास है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, बॉर्डर इश्यूज हैं, ये वो चीजें हैं जिनको एड्रेस पैन इंडिया हुआ और उसका इम्पैक्ट अरुणाचल में भी दिखा। और यही जो रिजल्ट था वो पिछली बार बहुत शानदार था अरुणाचल में। लगता है उसी की तरफ बीजेपी अभी 2024 में भी बढ़ रही है। हाँ, ये नतीजे तो वही बता रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी पिछली बार की जो उनके प्रदर्शन थे उसी को दोहराती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन मूल बात यह है कि हम कल से देख रहे हैं लगातार जो एग्जिट पोल के बारे में दो तरह की चीज़ें हैं, एक सोशल मीडिया पे जो चल रहा है और एक जो मेन स्ट्रीम मीडिया पे चल रहा है। दोनों में अतिवाद दिखाई दे रहा है, दोनों के बीच में तालमेल अब
मैं ये नहीं कहता कि मोदी जी की वापसी नहीं हो रही है, लेकिन जो आंकड़े सामने दिखाई दे रहे हैं, निश्चित तौर पे जनता के बीच में एक खलबलाहट तो थी ही। एक प्रश्न भी था, चूँकि 10 साल कम नहीं होता है यदि आप सत्ता में होते हैं तो, लेकिन बावजूद इसके विपक्षी पार्टियों में जो एकता बननी चाहिए थी, जो शुरुआती दौर में हमने देखा, कई बार शुरुआती दौर में चर्चा भी हम लोगों ने किया कि जहाँ इंडिया गठबंधन के लोगों को सक्रिय होकर के फील्ड में उतरना चाहिए, मोदी जी अकेले लगे हुए हैं और तीसरे राउंड तक इनको समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करें कैसे करें, खानों में बटे हुए दिखाई दे रहे थे, अंदरूनी जो खांचों में फिट बैठाने की कोशिश करी जा रही थी। ममता बनर्जी जी अलग अपना राग गा रही थी। विपक्षी पार्टियों में जो एकता, बार बार ये बात भारतीय जनता पार्टी के द्वारा ये बात कही जा रही थी कि अंदर से ये लोग एक नहीं है, और सचमुच में जो एक संयोजन होना चाहिए, जो एक मजबूती होनी चाहिए, एक रणनीति होनी चाहिए। आपने मैनिफेस्टो के बारे में भी देखा होगा, सारी पार्टियों के अपने अपने तरीके से अपने अपनी बात को वो रखने का प्रयास कर रहे थे। एक ही मंच पर एक पार्टी का व्यक्ति कुछ और कह रहा था, दूसरे पार्टी का व्यक्ति कुछ और कह रहा था, तो जो तालमेल होनी चाहिए उसकी कमी रही। निश्चित तौर पे जनता के संजीव जी, अभी एक दिन बाकी है, मुझे लगता है कल तक के लिए आपको थोड़ा सा रुकना चाहिए था, लेकिन नहीं, ये अच्छी बात है, मैं अप्रिशिएट करती हूँ इस बात को, क्योंकि दिक्कत ये है कि कल भी जब हम रात तक चर्चा एग्जिट पोल्स पर कर रहे थे तो पूरा का पूरा जो ऑपोजिशन है वो डिनायल मोड में है। मतलब वो ये कह रहा है कि जो एग्जिट पोल्स हैं इससे ठीक उलट परिणाम देखने को मिलेंगे। मैं भी मानती हूं कि ये सिर्फ एक पूर्वानुमान है और इसमें बदलाव होगा, लेकिन मैंने उनसे ये भी पूछा कि अच्छा बदलाव होगा तो कितना बदलाव हो जाएगा, कि आप ठीक उलट कह रहे हैं कि हम वही 300 पार चले जाएंगे। मेरा मानना यह है पूर्णिमा कि ओपिनियन पोल और एग्जिट पोल में दोनों में अंतर यह है कि जब आप किसी के बारे में कोई धारणा बनाती हैं शुरुआती दौर में तो उससे प्रभावित होता है, जनता प्रभावित होता है, वोटर प्रभावित होते हैं, लेकिन एग्जिट पोल में आपके साख की बात हो जाती है। फिर आप उस तरह से केवल हवा, चूंकि अब तो कुछ बदलने वाला है नहीं, जिसने मुहर लगानी थी वो लगा दी। तो उसमें मुझे लगता है 2019 में जितने भी एग्जिट पोल्स आए थे और उसमें लगभग 2 चैनल्स का जो अनुमान था वो लगभग 90% राइट था, 90% था। फिर उसके अलावा जो बाकी के 5 थे वो 72 to 82% राइट थे। मैं कहती हूँ कि अगर उस रेशो से भी क्लोज आ जाते हैं तो भी विपक्ष कहाँ पर स्टैंड आउट कर रहा है। हाँ, इसीलिए मैंने कहा कि जो दिखाई दे रहा है उसे, अब ठीक है राजनीतिक दल के लोग हैं, वो आखिरी समय तक अपने कार्यकर्ताओं के लिए इस तरह की बातें करेंगे, लेकिन जब आप विश्लेषण करेंगी तो जो चीज़ें कमी रही हैं वो तो दिखाई दे ही रहा है। अच्छा, मैं अरुणाचल को लेकर स्पेसिफिकली, क्योंकि मैंने आपसे सवाल पूछा था, मैं थोड़ी देर अरुणाचल और सिक्किम को भी समझना चाहती हूँ क्योंकि उन्हीं के नतीजे आने वाले हैं। अरुणाचल को लेकर जैसे सीमा सुरक्षा, एक चीन के साथ हमारा विवाद, और ऐसा नहीं है कि विपक्ष ने इस मुद्दे को नहीं उठाया, लेकिन इसके साथ साथ वहाँ का बुनियादी ढांचा, उसका विकास करना, रोजगार, सांस्कृतिक तौर पर उसको सहेजना, और प्रधानमंत्री का कनेक्ट अरुणाचल के साथ बहुत मजबूती तौर पर रहा है। प्रधानमंत्री वहाँ जाते हैं तो जिस तरीके से उसका जिक्र करते हैं, क्योंकि नीति जी ने पैन इंडिया की बात की थी, मैं पैन इंडिया में ही क्या रिफ्लेक्शन आपको अरुणाचल प्रदेश में इस वक्त नजर आ रहा है? क्योंकि आप स्थिति देखिए 30 और उसके साथ साथ जो बाकी पार्टीज हैं वो कितनी, 4, एनपीपी 4 पर है, 30 और 4, ये बहुत ह्यूज डिफरेंस है रेशो में। और पिछली बार कितना सा 41 था, करेक्ट कीजिएगा अगर मैं गलत हूं तो, 41 सीट पर जीते थे। देश की जो सरकार है वर्तमान में, अभी तक के वक्त में ये देखने को मिला है कि जो केंद्र में सरकार रही है वो सीमाई इलाकों पे या बॉर्डर वाला जो इलाका है उस पर विशेष ध्यान वो नहीं दे पाती थी। इस बारी सरकार ने खास करके वो तमाम उन सीमाई इलाकों की तरफ ध्यान दिया है, वहाँ की स्थितियों को बेहतर बनाने का प्रयास किया है, वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर पर ध्यान देकर के मजबूत करने का प्रयास किया है, और निश्चित तौर पे उसके नतीजे तो दिखेंगे ही दिखेंगे। एसएन सिंह साहब भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बीजेपी के प्रवक्ता। सिंह साहब, वेरी गुड मॉर्निंग। अब आपको बधाई देने का सिलसिला जो कल से शुरू हुआ है, आज भी उसको बरकरार रखूं, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश के नतीजे आपके लिए गुड न्यूज अर्ली इन द मॉर्निंग लेकर आ रहे हैं, और फिर कल तो बात नतीजों पर होगी। पूर्णिमा जी, ये जनता का चुनाव है और सबसे पहले बधाई जनता को जाना चाहिए कि जनता ने मोदी जी पे भरोसा किया, मोदी जी के कार्यों पर भरोसा किया, मोदी जी के विकास पर भरोसा किया। और संजीव जी बहुत अच्छी बातें कह रहे थे कि बहुत सारे लोग जो सुदूर प्रदेश होता था उसको अंतिम प्रदेश मानते थे, मोदी जी ने उससे उलट काम किया, उसको पहला गांव, पहला प्रदेश और विकास का प्रदेश मान के भारत के मानचित्र में अलग उसको स्थान देने का कार्य किया। आप देखिए, चाहे जम्मू कश्मीर हो, वहां पे यातायात के सुगम साधन नहीं थे, बनिहाल तक ट्रेनों की व्यवस्था करना, नॉर्थ ईस्ट में लगातार जाना,
यहाँ तक कि दूसरे कालखंड में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने सभी अपने वरिष्ठ मंत्रियों को कहा कि आपको रात्रि प्रवास करना है, रात्रि विश्राम करना है, 2-2, 3-3 दिन आपको नॉर्थ ईस्ट के बॉर्डर वाले गांव पर जाना है और समझना है। तो निश्चित तौर पे उसके सार्थक परिणाम मिलते हैं। और आप साउथ का देखेंगी तो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी, हमारे गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी लगातार कहते थे कि इस बार पूर्णिमा जी आप लोगों को साउथ से चौंकाने वाले परिणाम मिलेंगे। वो क्यों मिलेंगे? क्योंकि वो नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट बांट कर काम करने वाली सरकारें कुछ और थी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने समग्रता से कार्य किया, सबके लिए कार्य किया और ये मान कर चले कि संपूर्ण भारत अगर विकसित होगा तभी विकसित भारत के संकल्प को पूरा किया जा सकेगा। सबकी सहभागिता, सबकी भागीदारी, ऐसा सुनिश्चित करने का ही परिणाम है कि आप देखेंगे केरल में भी, तेलंगाना में भी, हर जगह जो तमिलनाडु में भी तो भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलता हुआ दिखाई दे रहा है। क्योंकि लोगों को मोदी जी की नीतियों, मोदी जी की नीतियों पर भरोसा हुआ, विश्वास हुआ कि मोदी जी जो कहते हैं वो करते हैं। और मोदी जी ने सिर्फ कहा नहीं, करके दिखाया। जितनी योजनाएं थी, इवन 1-2 स्टेट ऐसा छोड़ दीजिए जिसमें दिल्ली है, अरविंद केजरीवाल बहुत सारी भारत सरकार की योजनाओं को अपने यहाँ लागू होने नहीं देते हैं। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री लागू होने नहीं देती हैं, जिसका दुष्परिणाम भी पश्चिम बंगाल की सरकार को झेलना पड़ेगा। क्योंकि वहां की जनता तो वो भारत की जनता है, भारत की सभी योजनाओं में भागीदार बनना चाहती है। तो निश्चित तौर पे सभी लोगों का भरोसा। और आप देखिए कि भारतीय जनता पार्टी मोदी जी के नाम पर चुनाव लड़ी, मोदी जी की विश्वसनीयता के नाम पर लड़ी। और दूसरी तरफ विपक्ष में पूर्णिमा जी बड़ा कंफ्यूजन रहा। संजीव जी ने कहा बहुत ही कंफ्यूजन रहा। आप शुरुआत अगर पूरब से करेंगे तो पश्चिम बंगाल में इनकी सबसे सुपर सहयोगी, शुरू में ममता बनर्जी, लास्ट में हाथ खींच लेती हैं, अधीर रंजन चौधरी उनपे हमला बोलते हैं। पर वो तो उनकी स्ट्रैटेजी है ना सिंह साहब, वो तो अपनी स्ट्रैटेजी के हिसाब से, आप भी जानते हैं कि बंगाल की स्ट्रैटेजी क्या है। लेकिन क्योंकि मैंने अरुणाचल प्रदेश का जिक्र किया तो आपने खुद ही कहा कि सबसे अंतिम छोर पर आते हुए राज्य के तौर पर उसको देखा गया। वहां पर बीजेपी ने, प्रधानमंत्री ने अपनी अप्रोच को बदला। लेकिन अप्रोच को बदलने के साथ साथ वहां पर प्रशासनिक सुधार से लेके, करप्शन से लेके अभी भी ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं जिनको एड्रेस करना होगा। और जब आप आने वाले 5 सालों की बात करेंगे तो इन अगले 5 सालों में इन पर काम करना होगा बहुत मजबूती के साथ। आप सोचिए 10 उम्मीदवार आपके निर्विरोध चुन लिए गए। निर्विरोध चुने जाना 10 उम्मीदवारों का बीजेपी के लिए बहुत प्लस रहा। पूर्णिमा जी देखिए, नॉर्थ ईस्ट एक ऐसी जगह थी जहां पे 2-2, 3-3 दिन लगते थे लोगों को पहुंचने में। जब वहां पे सुगमता, हर तरह की सुगमता दी जा रही है, वहां आय के संसाधनों को बढ़ाया जा रहा है, वहां रोजगार उत्पन्न किया जा रहा है, वहां पर्यटन को बढ़ावा दिया जा रहा है। अगर आप किसी को जोड़ना चाहेंगे तो निश्चित तौर पे वो आपसे जुड़ेगा, पहली बात। दूसरी बात, आपने कहा कि निश्चित तौर पे भारत की जनता को ये विश्वास और भरोसा रहा कि मोदी जी ही तो करके दिखा रहे हैं। वो 4 करोड़ आवास दे रहे हैं, 13 करोड़ घरों में जल नल योजना ले आ रहे हैं। मोदी जी ही तो 370 जैसी धारा समाप्त की। और निश्चित तौर पर पूर्णिमा जी आपका सवाल बहुत ही अच्छा है कि बहुत कुछ बाकी है। क्योंकि लोगों ने माना कि बहुत कुछ मोदी जी ने किया है, चाहे वो राम जन्मभूमि से लेकर, विकास से लेकर, इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर, लेकिन अभी बहुत कुछ किया जाना बाकी है। और वो भरोसा देश की जनता किस पे दिखाती है? मोदी जी पर। क्योंकि जो इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट इन 10 सालों में हुआ, चाहे दिल्ली से लेके बड़ौदा तक, दिल्ली से लेके महाराष्ट्र के लास्ट सिरे तक, इधर जम्मू कश्मीर तक, दिल्ली से लेके देहरादून तक, दिल्ली से लेके राजस्थान के बॉर्डर तक, जो बुनियादी ढांचे का विकास हुआ इसके साथ आप लोग जुड़े। और 7 बड़े कॉरिडोर बॉर्डर पे बनाए गए, लगभग 16-17 कॉरिडोर पूरे देश में बनाए गए। कि अगर ठीक है, लेकिन बॉर्डर पर टेंशन जो एस्केलेट होती है और रोज शांति व्यवस्था बरकरार रखना भी सिंह साहब वहां के लिए बड़ी चुनौती है। मैं आती हूं आपके पास, क्योंकि अरुणाचल और सिक्किम और पैन इंडिया सबसे इंपॉर्टेंट लीड नीति जी ने दिया कि हमको पैन इंडिया चर्चा करनी चाहिए, क्योंकि एग्जिट पोल हमारे सामने है तो उनको लेकर भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन नीति जी वापस अब मैं सिक्किम पर आ जाती हूँ। सिक्किम में हमने देखा एसडीएफ 25 साल तक वहां पर सत्ता में रहती है, अचानक से बदलाव आता है, एसकेएम को मौका दिया जाता है और इस बार एक बार फिर से दूसरी बार जीत की उम्मीद के साथ एसकेएम एक मजबूत स्थिति में 28 पर, मतलब इसको मैं क्लीन स्वीप से तो कम नहीं कहूंगी, अगर ये रिफ्लेक्ट होते हैं आपके नतीजों के तौर पर बदलाव यह ऐसा होता है। तो ऐसा क्या हो गया कि 25 साल का शासन इतना खराब जनता को, क्या प्योर एंटी इनकम्बेंसी इसको कंसिडर करें या एसकेएम ने कुछ तो पिछले 5 सालों में अच्छा किया होगा?
देखिए, निश्चित रूप से जनता के विवेक को और मैंडेट को आप टेकन ग्रांटेड नहीं ले सकते हैं, चाहे कोई भी सरकार हो। और क्रांतिकारी मोर्चा है तो कहीं ना कहीं क्रांतिकारी जीत भी सिक्किम में देखने को मिल रही है। और देखिए, जो रीजनल पार्टीज़ होती हैं उनका कहीं ना कहीं बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्ट होता है रीजन के साथ, वहाँ के लोगों के साथ, वहाँ की मूल समस्याओं के साथ। तो देखना पड़ेगा, इस चीज़ को सोचने का विचारणीय विषय है कि इस पे किस प्रकार से सत्ता दल अपना एक प्रकार से कंट्रीब्यूशन बहुत स्ट्रांगली प्रोग्रेसिव दे पाए। लेकिन जहाँ तक आंकड़े आपके चैनल के माध्यम से मेरे को देख रहे हैं तो कहीं ना कहीं क्रांतिकारी मोर्चा ने क्रांतिकारी जीत को दर्ज कराने में बहुत ही ज़्यादा सशक्त अपना काम दिखाया है। और निश्चित रूप से मैंडेट जो मिलता है और पब्लिक कहीं ना कहीं कनेक्ट कर पा रही है, और रीजनल पार्टीज़ का बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्ट होता है अपने क्षेत्र के साथ। यहाँ पे एक चीज़ मैं और बोलना चाहूँगी, हमने अभी अरुणाचल प्रदेश की भी बात करी, बॉर्डर एरियाज़ की बात करी। देखिए, जो भारत के डिप्लोमेटिक रिश्ते हैं, अगर मैं उनकी बात करूँ तो वो कहीं ना कहीं बहुत इम्प्रोवाइज हुए हैं। भारत का जो रक्षा तंत्र है, बॉर्डर लाइन, बॉर्डर फोर्सेस हैं, आर्मी है, उसको बहुत सशक्त किया गया है। और तीसरी तरफ जो सीए का कानून के लिए बार बार गृह मंत्रालय आवाज़ उठा रहा है, तो जो इलीगल माइग्रेंट्स हैं वो कहीं ना कहीं एक प्रकार से बॉर्डर्स को बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल करते हैं, रिस्क फैक्टर बढ़ाते हैं, और देश की सिक्योरिटी के लिए जो है बहुत एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। तो वहाँ पे ऐसा देखा जा रहा है कि ओवरऑल अभी मैं, हालांकि हम बात सिक्किम की कर रहे हैं और मैंने बताया कि सिक्किम में केंद्र को और फोकस करने की निश्चित रूप से आवश्यकता है। लेकिन इफ़ आई गो अक्रॉस द बॉर्डर, तो अगर आप देखें पीओके की आज हम बात कर रहे थे, तो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर आज कहीं ना कहीं देश के साथ विलय होना चाह रहा है। एब्रोगेशन ऑफ 370 आर्टिकल इज़ नॉट अ स्मॉल अचीवमेंट, मतलब हिस्टोरिकल अचीवमेंट है। अगर मैं बोलूँ तो किसी ने सोचा नहीं था कि इतने सहज तरीके से, बिना किसी एग्रेशन के, बिना किसी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन के, इतने इजीली 370 धारा को बहुत डिप्लोमेटिक तरीके से एनआईए की इन्वॉल्वमेंट रही है, इंटेलिजेंस की इन्वॉल्वमेंट रही है। तो इस चीज़ को समझने की बात है कि बॉर्डर्स को सिक्योर करना और ताकतवर करना भारत के लिए बहुत जरूरी है। कहीं ना कहीं भारत उसको, मैंने अगेन आई एम कमिंग टू पैन इंडिया, क्योंकि उसका इफेक्ट पड़ता है देश के बॉर्डर्स पे भी, तो वो बहुत सशक्त हुआ है। और सिक्किम नीड टू बी टारगेटेड बाय द सेंटर, क्योंकि पूर्वोत्तर का एक बहुत छोटा सा राज्य है, लेकिन वो छोटा सा राज्य कैसे संपन्नता की ओर बढ़ेगा इसका ख्याल रखना होगा। कोई राज्य छोटा नहीं है, हर राज्य को बड़ा बनाने का दायित्व जो है केंद्र सरकार का निश्चित। संजीव कौशिक जी, क्योंकि बीजेपी की मैं बात करती हूँ, छोटी छोटी पार्टियों के साथ गठबंधन करना, इसको आप किस तरीके से स्ट्रैटेजिकली देखते हैं? और सिक्किम में खासतौर से जहाँ पर बीजेपी आप देखिए 0 से 1 की तरफ, लेकिन एसकेएम 28 साथ बहुत इंपॉर्टेंट है। और बीजेपी की स्ट्रैटेजी रही कि जहां पर बहुत कुछ हमारे पास खोने को नहीं है, वहां पर पाने की कवायद तो की ही जा सकती है। क्या वही रिफ्लेक्शन सिक्किम में भी बीजेपी का नजर आता है? लगातार भारतीय जनता पार्टी की सबसे अच्छी बात यही है कि वो जहाँ कहीं भी चुनाव हो, चुनाव को वो छोटा या बड़ा करके नहीं देखती, पूरी ताकत झोंकती है। और उसकी कोशिश होती है कि कहीं पैठ बने तो सही, बैठने की जगह तो मिले, फिर पाँव पसारे, फिर उसके बाद में लेटें। तो वो स्ट्रेटजी रहती है और धीरे धीरे वो कामयाब भी होती है। लेकिन एक बात यहाँ मैं बता दूं कि एक तरफा बातें भी नहीं होनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है केंद्र में, नीतिगत रूप से बहुत शानदार तरीके से वो राजनीति करती है। जहाँ तक बॉर्डर की बात है तो हम जानते हैं सब गलवान में क्या हुआ था, कैसे हुआ था। लेकिन जहाँ पे आंखें लाल पीली होनी चाहिए वहाँ पे उस मामले को कैसे चुप्पी के साथ शांति से उसको निपटा देना है। और जहाँ आंखें लाल पीली करनी चाहिए, जहाँ पे हम अटैकिंग वाले पोजीशन में है, जहाँ से आपको लाभ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, वोटरों को अपने तरफ खींचने का एक माध्यम बनता हुआ दिखाई दे रहा है, वहाँ पे रहते हैं वो, आक्रामक शैली में रहते हैं वो। तो मैंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी बड़ी स्मार्ट तरीके से राजनीति करती है। जहाँ चुप्पी साधना हो वहाँ चुप्पी भी साधती है, और जहाँ आंखें लाल दिखानी हो वहाँ लाल भी दिखाती है। बहुत कुछ आप बिटवीन द लाइंस कह रहे हैं, डिप्लोमेसी बोलते हैं। बिटवीन द लाइंस जो आप कह रहे हैं, सिंह साहब इसको लेकर ज्यादा बेहतर तरीके से बता पाएंगे, क्योंकि सिंह साहब गठबंधन की जो राजनीति है, डेफिनेटली बीजेपी ने उस पर बड़ा काम किया है। क्योंकि ये तो हर राज्य में हमने आपकी स्ट्रैटेजी के तौर पर देखा है कि जहां पर खोने के लिए बहुत कुछ नहीं है, वहां पर पाने की एक छोटी सी कवायद भी बीजेपी इस बार क्षेत्रीय दलों के साथ करती हुई नजर आई है, और उससे आप सिक्किम को भी अछूता नहीं रहने देना चाहते हैं। पूर्णिमा जी, दोनों बातें संजीव जी ने जो कहा उस बात का भी जवाब पहले संजीव जी का दे देता हूँ, फिर आपका बताता हूँ। संजीव जी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी बड़ी स्मार्ट राजनीति करती है। देखिए, विदेशी नीति इस समय की जो वर्तमान विदेशी नीति है, इसको हमारे विरोधी भी सराह रहे हैं कि भाई भारत की जो वर्तमान विदेशी नीति है
वो रसिया के साथ भी उसी तरह से है, अमेरिका के साथ भी उसी तरह से, तो ईरान के साथ भी है और इजराइल के साथ भी है। जो कूटनीतिक, चूंकि आपको देखना है, पहले भारत का हित देखना है। हम भारत का हित नहीं देखेंगे, व्यक्तिगत हित देखेंगे, व्यक्तिगत दोस्ती देखेंगे, तो उसमें भारत हित गौण रह जाएगा। जैसे चाइना पे अभी इन्होंने कहा, एक समय था यूएन ने भारत को इस सदस्यता को ऑफर किया, लेकिन उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री स्वर्गीय आदरणीय जवाहरलाल नेहरू जी ने चाइना को कह दिया कि पहले अस्थायी सदस्यता चाइना को मिल जाए, जबकि चाहिए कि आप मजबूत होइए, फिर आप दूसरे की मदद करिए। लेकिन उस समय की नीति ठीक नहीं थी। ये तो हमारी विदेशी नीति रही। आपने कहा कि हमारे जितने एलाइज हैं हम कैसे रखते हैं, इसका सीधा सादा एग्जाम्पल 2014 और 19 में आपने देखा कि हम कहते नहीं है, हम करते हैं। 2014 में पूर्ण बहुमत की भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में सरकार बनती है, सहयोगियों की आवश्यकता नहीं होती है, 2019 में भी नहीं होती है, तो भी आप देखे होंगे सभी सहयोगियों को सर आंखों पर बैठाने का कार्य आदरणीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी करते हैं और हर जगह उनको उतना ही जगह दिया जाता है। आज भी भारतीय जनता पार्टी कहती है और हम भी एक जिम्मेदारी से आपके साथ कहते हैं कि अपने सहयोगियों के साथ पूरी एनडीए मिलकर ये चुनाव लड़ी, तब जाके हमको इतनी बड़ी जीत मिली। हम इस जीत का श्रेय अकेले भारतीय जनता पार्टी नहीं, हम अपने सभी सहयोगियों के साथ देते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी की रणनीति होती है। चौथी बात मैं कहूंगा पूर्णिमा जी, देखिए जो सहयोगी पार्टियां होती हैं, जो भी अलग पार्टियां होती हैं, उनकी अपनी विचारधारा होती है, उनकी अपनी स्ट्रेटजी होती है, लेकिन जब आप मिलकर एक साथ लड़े, कम से कम उस समय तो लड़े। इस समय आप देखेंगी जो हमारी विरोधी पार्टियां थी, जिसको घमंडिया गठबंधन, इंडिया अलायंस, कुछ भी आप कह लीजिए, उनमें कोई नीति और प्रीति दोनों नहीं थी। आप बताइए कि पश्चिम बंगाल में आप एक दूसरे को गाली दे रहे हैं, केरल में एक दूसरे को गाली दे रहे हैं, पंजाब में आम आदमी पार्टी को कांग्रेस भ्रष्टाचारी, कांग्रेस को आम आदमी, और दिल्ली में मिलेंगे तो लोग जानेंगे नहीं। मैं दोबारा आपसे बता रहा हूं कि जितनी पार्टियां होती हैं सबके उद्देश्य अलग हैं, सब अलग अलग पार्टियां हैं, लेकिन जब आप मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं उस समय तो आपकी विचारधारा एक होनी चाहिए। ऐसी दुनिया में तो पहली बार हुई है कि उसी चुनाव में मतलब ये अलग-अलग राज्यों में आप लोगों अलग-अलग का एक विचारधारा। फैक्टर है एनडीए का अलायंस के साथ, जो इंडिया अलायंस को कम से कम ग्रैब करना चाहिए, कम से कम उसको सीखना चाहिए, क्योंकि देखिए, ये ऐसा निश्चित नहीं- तौर पर है, क्योंकि जिस तरीके से आपने अपने अलायंस में एक बैलेंस बना के आपने रखा है, वो पूर्णिमा जी, देखिए, अंदेशा ऐसा नहीं पैदा है कि करता है हमारे- ऑपोजिशन के लिए।